कैसे हो दोस्तों। इस वीडियो में हम एपोथेकेरी डायरीज के 5th पार्ट को कवर करेंगे। हम वीडियो को शुरू में देखते हैं कि माओ कुछ देर आराम करने के बाद जागती है। जिनशी उसके पास आता है और पूछता है कि तुम ये ब्लू रोजेस कैसे बनाए। माओ बताती है कि असल में उसने उन्हें डाई किया था, ये रियलिटी में वाइट कलर के थे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने फादर लुहान को गो खेलने का चैलेंज देती है। वो कहती है कि 5 में से 3 मैचेस जीतने वाला ही असल विनर होगा। अगर लुहान जीता तो माओ को वो अपनी बेटी मान लेगा, लेकिन अगर माओ जीत गई तो इसके बदले उसे कॉर्टिजन को वर्डिग्रेस हाउस से बाय करना होगा। लेकिन माओ तब ये नहीं बताती कि वो कौन होगी। इसके अलावा वो 2 और कंडीशंस बताती है। एक पॉइजनस ड्रिंक जिसके 3 सिप्स ही इंसान को मार देते हैं। वो वहाँ पड़े 5 कप्स में से 3 में वो ड्रिंक डालती है और फिर उन्हें मिक्स कर देती है। हर मैच के बाद हारने वाले को 1 कप पीना होगा, जबकि दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर कोई मैच को छोड़ देगा तो वो ऑलरेडी आउट हो जाएगा। माओ पहला मैच हार जाती है और 1 कप उसे पीना पड़ता है। दूसरा भी हारती है और फिर से 1 कप पीना पड़ता है, लेकिन तीसरा मैच वो जीत जाती है। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि लुहान ने जानबूझ के उसे जिताया था। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी पॉइजन पी ले, चाहे गलती से ही सही। लुहान खुद उस कप को चूज करता है और पीता है। जिनशी ये देख के घबरा जाता है। कुछ देर बाद लुहान बेहोश हो जाता है। माओ उसे पानी देती है और बताती है कि ये रियलिटी में पॉइजन नहीं, ये तो बस एक तरह का एक ऐसा ड्रिंक है जो थोड़ी देर के लिए ऐसे रिएक्शन करता है और इंसान उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि लुहान को एक कॉर्टिजन बाय करनी थी। उसे गो का गेम बहुत पसंद था और उसने लाइफ को भी गो के खेल की तरह ही समझा हुआ था। लेकिन एक दिन वो एक कॉर्टिजन फंक्शन से मिलने जाता है। वो ये देख के हैरान रह जाता है कि वो तो बहुत अच्छा गो खेलती थी और आज तक लुहान को कोई भी गो में हरा नहीं पाया था, लेकिन फैंक्शन उसे पूरी तरह डोमिनेट कर रही थी। ये देख के वो हंसने लगता है। उसे फैंक्शन की पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उसकी पर्सनालिटी थी ही ऐसी। वो हर किसी के साथ नहीं बैठती थी। उसकी वैल्यू इतनी थी कि लुहान सिर्फ हर 3 महीने बाद ही उसे मिल सकता था, वो भी बिडिंग होने के बाद। असल में लुहान एक सोल्जर था, लेकिन अपनी फैमिली रीजंस की वजह से वो कभी भी फैंक्शन को खरीद नहीं सकता था। अब हमें पता चलता है कि किसी प्रॉब्लम की वजह से लुहान के फादर उसे अब्रॉड स्टडीज के लिए भेज देते हैं। 3 साल गुजर जाते हैं। जब वो वापस आता है तो देखता है कि फैंक्शन के बहुत सारे लेटर्स आए पड़े हैं जिन पे ब्लड लगा था और साथ एक छोटी सी थैली भी मौजूद थी जिसमें कुछ अजीब था। थोड़ा गौर करने पे उसे पता चलता है कि ये तो फैंक्शन के फिंगर है। बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन लुहान फैंक्शन के बारे में सोच के कुछ भी नहीं देखता और भागते हुए वर्डिग्रेस हाउस पहुंचता है और फैंक्शन को बुलाता है, मगर मैडम उसे मारने लगती है। उसे अंदाजा ही नहीं था कि वो उसकी वजह से प्रेग्नेंट हो गई और फिर वो किसी काम की नहीं रही क्योंकि उसके पास अब कोई भी बाहर नहीं आ रहा था। लेकिन इसके साथ साथ उसे एक वियर्ड सी डिजीज भी हो गई थी। थोड़े टाइम बाद लुहान को मिमी चाय देती है जो उसे बहुत कड़वी लगती है, लेकिन जब वो देखता है कि ये चाय तो मेरी बेटी ने बनाई है तो वो बहुत खुश हो जाता है। यहाँ ये बात अब खुल के सामने आ गई थी कि माओ लुहान और फैंक्शन की बेटी थी। अब प्रेजेंट में माओ से एक गिफ्ट देती है। वो सोचता है कि उसे उसकी बेटी के साथ रहना चाहिए, लेकिन वो उसे कुछ खास पसंद नहीं करता था, लेकिन फिर भी वो उसकी और फैंक्शन की बेटी थी। इसके बाद वो कॉर्टिजन्स को देखने जाता है, लेकिन सब उसे गोस्ट स्टोन्स की तरह दिखती हैं। जिस पर वो मिमी के पास जाता है क्योंकि वो हमेशा से ही उसके साथ अच्छे से बिहेव करती थी। लेकिन तब उसे कोई आवाज सुनाई देती है तो वो उस तरफ भागता है। असल में माओ ने गिफ्ट में उसे एक फ्लावर भेजा था, जिसका मतलब था कि एक ऐसा फ्लावर जो मरने के बावजूद अपनी खूबसूरती आज भी रखता है। ये एक तरह की हिंट थी जिसके जरिए माओ ने ये बताने की कोशिश की कि भले ही उसकी माँ पहले जैसी नहीं दिखती और उसे एक वियर्ड सी डिजीज हो गई है, लेकिन वो अब भी बालसम फ्लावर की तरह खूबसूरत दिखती है। लुहान उस रूम में जाता है जहाँ से आवाज आ रही थी। दरअसल फैंक्शन वहाँ चांद की तरफ देख के कोई सॉन्ग गा रही थी। मैडम कहती है कि तुम वहाँ से वापस चले जाओ, लेकिन लुहान उसकी बात बिल्कुल नहीं मानता। वो कहता है कि मैं सिर्फ इसे ही लेके जाऊंगा, चाहे जितने पैसे देने पड़े। वो फैंक्शन के हाथ में गो के स्टोन्स रखता है और कहता है कि चलो गो खेलते हैं। वो उसके फेस को देख के रोने लगता है क्योंकि वो इतने टाइम बाद आज उसे मिल रहा था। ये देख के मिमी भी रोने लगती है। इधर पैलेस में बासन कहता है कि ये बाप बेटी
कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। असल में वो लुलान और उसके फादर की तरफ इशारा कर रहा था। जिनशी माओ माओ से पूछता है कि तुम तो कहती थी कि तुम्हें वो वियर्ड सा आदमी लुहान बिल्कुल पसंद नहीं। माओ माओ कहती है कि मैं उसे पसंद करती हूँ क्योंकि आज मैं उसी की वजह से इस दुनिया में मौजूद हूँ। अगर मेरी माँ मुझे पैदा ना करना चाहती तो ऐसा कर सकती थी। माओ माओ मजीद कहती है कि मेरी माँ शायद पागल हो गई थी, इसीलिए उसने अपनी फिंगर्स तक काट डाली। अब यहाँ पे माओ माओ जिनशी से कहती है कि क्या तुमने गौर किया कि लुहान कभी भी तुम्हें तुम्हारे ऑफिस के बाहर नहीं मिलता। उसकी रीजन ये है कि वो इंसानी फेसेस को पहचान नहीं सकता। जिनशी को समझ नहीं आती कि माओ माओ का क्या मतलब है। वो बताती है कि उसके फादर सिर्फ आंखों और होंठों की शेप्स को ही पहचान सकते हैं, लेकिन पूरी बॉडी पार्ट्स को बिल्कुल भी नहीं पहचान सकते। ये बात उसे उसके यूनिक फादर ने बताई थी, लेकिन किसी स्पेशल रीजन की वजह से लुहान माओ माओ और उसके यूनिक फादर के फेसेस को आसानी से पहचान सकता था। माओ माओ अपने फादर को पसंद नहीं करती थी, मगर इसका मतलब ये नहीं था कि वो उनसे नफरत करती थी, लेकिन वो ये भी सोचती है कि वो अपने यूनिक फादर के साथ बहुत खुश है। बाद में मिमी माओ माओ को लुहान के बारे में बताती है कि उसने क्या खरीदा। मिमी अभी कुछ अरसा मजीद एज अ कॉर्टिजन काम करना चाहती थी, मगर जब कभी उसे कोई बाय करेगा तो वो चाहती थी कि माओ माओ उसके लिए इसी शॉल में डांस करे। अब रात को पैलेस की वॉल पे माओ माओ स्टार्स के नीचे डांस करने लगती है, लेकिन अचानक वो चौंक जाती है जब उसे पता चलता है कि वहाँ जिनशी भी खड़ा है। वो घबरा के स्लिप होने लगती है और गिरते गिरते जिनशी उसे पकड़ लेता है। माओ माओ हैरान होती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। जिनशी उसे बताता है कि उसे पता चला था कि एक और फीमेल बॉल पे चढ़ के डांस कर रही है। वो उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है कि तुम्हें ऐसी प्रॉब्लम्स को क्रिएट नहीं करना चाहिए। माओ माओ बताती है कि जब किसी कॉर्टिजन को बाय किया जाता है तो दूसरी कॉर्टिजन्स उसके जाने पे डांस करती हैं। जिनशी हैरान होता है कि माओ माओ को भी डांस आता है। माओ माओ बताती है कि ये तो हर कॉर्टिजन को उसकी ट्रेनिंग की इनिशियल स्टेज पे सिखाया ही जाता है। तब जिनशी बताता है कि उसे ये खबर मिली थी कि लुहान ने एक कॉर्टिजन को खरीदा है और वो 10 दिनों की वेकेशंस पे चला गया है। वह डिग्रेस हाउस में 7 दिन और 7 रातों तक फीस्ट ही चलेंगे। माओ माओ के स्टिचेस भी कुछ खराब होने लगते हैं तो वो उन्हें वहाँ पे ही सही करने के लिए बैठ जाती है, मगर जिनशी उसे ऐसा करने से मना करता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। वो वॉल से नीचे जंप करता है। रास्ते में माओ माओ उसे ऐसे शो कराती है जैसे वो उससे किसी चीज को एक्सप्रेस करना चाहती हो। ये देख के जिनशी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो ब्लश करने लगता है। माओ माओ जिनशी के फेस को पकड़ के अपने करीब करती है और कहती है कि मुझे वो ऑक्स दो जिसका तुमने प्रॉमिस किया था, कब दोगे? ये सुन के जिनशी को गुस्सा आ जाता है और वो उसके सर पे टक्कर मार देता है। दूसरी तरफ डिग्रेस हाउस में जब मिमी फंक्शन के रूम को साफ कर रही थी तो उसे एक छोटा सा गोल्ड स्टोन मिलता है। इधर मैडम बहुत खुशी खुशी उन सभी बुक्स को पैक करवा रही थी जो माओ माओ ने मंगवाई थी। पैलेस में जिनशी लीहुआ से मिलता है जो एक वाइज कॉर्टिजन थी। वो अपने फेवरेट फ्लावर्स के साथ खेल रही थी। फिर वो लीशु से मिलता है जो एक वर्चुअस कॉर्टिजन थी, और फिर लुलान से जो अभी नई नई आई थी और जिसके फादर ने गार्डन फेस्टिव के बाद और ज्यादा मेड्स रखने को बोला था। आखिर में गयोको से मिलता है जो स्माइल करती है और कहती है कि तुम शायद माओ माओ को ढूंढ रहे हो। वो बताती है कि माओ माओ आज क्लिनिक में काम कर रही है। जिनशी जब वहां पहुंचता है तो देखता है कि माओ माओ भाप से भरे कमरे में काम कर रही थी। वो पूछता है कि वो क्या कर रही है। माओ माओ बताती है कि वो परफ्यूम ऑयल बना रही है क्योंकि उसके पास बहुत सारे ब्लू रोजेस बच गए थे और वो उन रोजेस की हेल्प से ये परफ्यूम बनाना चाहती है। जिनशी पूछता है कि क्या उसे कुछ और चाहिए, तो वो कहती है कि इतनी तेज स्मेल देख के किसी को भी क्यूरियोसिटी हो सकती है और वैसे भी यहाँ ये काम करना थोड़ा मुश्किल है, जैसा कि गयोको के जेड पेविलियन में आसानी से किया जा सकता था। मगर माओ माओ से आहिस्ता आवाज में बताती है कि कुछ स्मेल्स प्रेगनेंसी के लिए बहुत हार्मफुल होती हैं और वो गयोको के होने वाले बच्चे को इस रिस्क में नहीं डालना चाहती, इसलिए वो सभी को चुपके चुपके कर रही है क्योंकि डॉक्टर ग्वेन बहुत ज्यादा बोलता है और शायद वो किसी को ये सभी कुछ बता देगा। और माओ माओ भी नहीं चाहती थी कि उसके काम में कोई इंटरफेयर करे। फिर वो जिनशी को एक स्पेशल अल्कोहल को स्मेल करवाती है, लेकिन उसकी स्मेल इतनी तेज थी कि जिनशी से बर्दाश्त ही नहीं हो पाती। वो बताती है कि ये एक एंटीसेप्टिक अल्कोहल है जिससे जेड पेविलियन बिल्कुल साफ रहेगा। तब एक बहुत बड़ा पैकेज आता है तो जोर से आवाज आती है।
माओ माओ घबरा जाती है। ग्वेन कहता है कि ये पैकेज माओ माओ के लिए है। वो देखकर तो माओ माओ की हवाइयां ही उड़ जाती है। वो जिनशी का ध्यान वहां से हटाने की कोशिश करती है और कहती है कि वो चाय बना के लाती है। जिनशी क्यूरियोसिटी से पूछता है कि इस पैकेज में क्या है। तब वो कहती है कि ये बस उसके घर वालों की तरफ से कुछ कपड़े हैं, कुछ स्पेशल नहीं। ये सुनते ही जिनशी हैरान होता है तो माओ माओ झिझकते हुए कहती है कि ये उसके अंडरगारमेंट्स हैं, लेकिन ये भी झूठ था। गाओशन कहता है कि अगर ये सिर्फ अंडरगारमेंट्स हैं तो 2 आदमी क्यों इस पैकेज को उठा के लाए। फिर माओ माओ असल बात बताती है कि पैलेस के रेयर पार्ट में वर्जन्स बहुत ज्यादा हैं। भले ही वो किंग को बहुत पसंद है, लेकिन वो सभी बहुत इग्नोरेंट हैं और इस वजह से अगर कुछ गलत हो जाए तो ये अच्छी बात नहीं होगी। उसने ये सभी बुक्स इसलिए मंगवाई ताकि वो सभी कुछ सीख सके, और ये बुक्स उसने यहाँ क्लिनिक में इसलिए मंगवाई ताकि लेडी गयोको की लेडी इन वेटिंग होंग न्यांग को पता न चले। ये बुक्स किंग के लिए भी उसने मंगवाई थी क्योंकि किंग को भी ये सब बहुत अच्छा लगता था। अब जब गाओशन उन बुक्स में से एक को पढ़ता है तो माओ माओ हैरान रह जाती है, क्योंकि वो कहता है कि ये पिक्चर्स तो बहुत अच्छी हैं और पेज भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है। ये सुन के माओ माओ को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसे लगा था कि शायद गाओशिन और जिनशी उसकी बुक्स पे क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन वो बुक्स बहुत अच्छी थी। यहाँ तक कि जो लोग पढ़ नहीं सकते वो भी उन पिक्चर्स को देख के बहुत अच्छा फील कर सकते थे, इसीलिए वो बुक्स बहुत ज्यादा डिमांड में थी। अब गाओशन आहिस्ता से जिनशी को कहता है कि उसे भी एक बुक अपने पास रखनी चाहिए, जिस पे जिनशी घबरा के कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। मगर जब वो मजीद बुक्स को देखने लगते हैं तो गाओशन कहता है कि उन बुक्स पर सेंसरशिप की जरूरत है और इसी बहाने वो उन बुक्स को अपने पास रख लेते हैं। इधर शाओलिन एक बन खाते हुए किसी नॉवल के बारे में बात कर रही थी, मगर माओ माओ अपनी बातें लगा के उसके प्लेजरेबल मूवमेंट्स को खराब कर देती है। शाओलिन ने वो नॉवल खुद तो कभी नहीं पढ़ा था क्योंकि वो पढ़ नहीं सकती थी, लेकिन उसे सुनने का शौक था। जब कोई दूसरा उसे पढ़ के सुनाता तो उसे बहुत अच्छा लगता। वहाँ मौजूद सभी मेड्स उन स्टोरीज के बारे में बातें कर रही थी, तो माओ माओ सोचती है कि ये स्टोरी तो हर तरफ फैल चुकी है। यहाँ तक कि जेड पेविलियन में सभी उन बुक्स को पढ़ रही थी, क्योंकि किंग ने ये बुक्स उन तमाम कॉर्टिजन्स को दी थी और साथ कहा था कि उन्हें दूसरों के साथ भी शेयर करना है। माओ माओ गौर करती है कि ये तो वही बुक्स हैं जो उसने मंगवाई थी। इसका मतलब था कि ये सभी कुछ गाओशन और जिनशी का किया धरा था। अब माओ माओ सोचने लगती है कि ऐसी बुक्स किंग अपनी ट्रेन्ड वाइफ्स को क्यों देगा। शायद इसके पीछे उसका कोई पर्पस था, या फिर ये सभी कुछ जिनशी ने करवाया था। अब माओ माओ को अंदाजा होता है कि शायद जिनशी का असल पर्पस यही था कि ऐसी बुक्स रेयर पैलेस में पढ़ने को दी जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां पढ़ना लिखना सीख सकें। उसे याद आता है कि एक बार जब वो जिनशी की मेड के तौर पे काम कर रही थी तो जिनशी ने उससे पूछा था कि फीमेल्स का लिटरेसी रेट कैसे बढ़ाया जा सकता है। कुछ दिनों बाद शाओलिन चीखते हुए माओ माओ से कहती है कि वो उसे भी पढ़ना लिखना सिखाए। वो लड़की जो उसे वो नॉवल पढ़ के सुनाती थी, उसने वो नॉवल इतनी बार पढ़ा था कि उसकी आवाज ही बैठ गई। माओ माओ उन्हें शाओलिन के लिए उस नॉवल की एक कॉपी बना देती है। अब जाहिर है कि शाओलिन तो पढ़ नहीं सकती थी। शाओलिन के सीखने की डिजायर देख के माओ माओ को बहुत अच्छा लगता है। वो उसे उसका नाम लिखना सिखाती है। माओ माओ का ख्याल था कि एक दिन जब वो वहां से चली जाएगी तो यही पढ़ना लिखना उसकी आने वाली लाइफ में उसे फायदा देगा। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक सर्वेंट जो पैलेस के बाहर अंधेरे में घूम रहा था, उस पे कोई चीज अटैक कर देती है। ये सब क्या था, ये हमें आगे चल के पता चलेगा। अगले दिन माओ माओ प्रिंसेस लिंगली के साथ खेल रही थी, क्योंकि लिंगली अब बाहर भी जा सकती थी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सिर्फ उसे अंदर रखना उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं था। लेडी गयो को माओ माओ और होंग न्यांग से कहती है कि वो उसकी बेटी के साथ बाहर जाएं और साथ 2 गार्ड्स भी लेके जाएं, क्योंकि अब तक किंग के सभी बच्चे अपने चाइल्डहुड में ही मारे गए थे। तो ये सभी कुछ प्रिंसेस लिंगली की सेफ्टी के लिए किया जा रहा था। गयो को माओ माओ से कहती है कि वो प्रिंसेस को फ्लावर्स और इंसेक्ट्स के बारे में बताया, क्योंकि ये सभी कुछ उसे फायदा देगा, स्पेशली तब जब अगर कल को उसकी शादी किसी और कंट्री में हो गई तो उसे मेडिसिन और पॉइजन के बारे में पता होना चाहिए। अब जब माओ माओ प्रिंसेस लिंगली को बाहर लेके जाती है तो वो देखती है कि सभी लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं। हर किसी की अपनी ओपिनियन थी, लेकिन शायद ग्रेजुअली प्रिंसेस भी उन सभी नजरों के पीछे छुपे पर्पस को आहिस्ता आहिस्ता समझने लगेगी। माओ माओ लिंगली के साथ वॉक करने लगती है। तब प्रिंसेस को एक बिल्ली की आवाज सुनाई देती है। माओ माओ उस बिल्ली को पकड़ने की कोशिश करती है, मगर वो बिल्ली तो फॉरेस्ट की तरफ भाग जाती है। अब माओ माओ जंप करके उसे पकड़ने लगती है, मगर फौरन ही एक और मेड वहां आती है और उसे पकड़ लेती है। वो मेड उस बिल्ली को माओ माओ को देती है और कहती है कि शायद इसे भूख लगी है। अब वो वहां से चली जाती है। लिंगली बिल्ली से खेलना चाहती थी, मगर माओ माओ उसे मना कर देती है, क्योंकि बिल्ली अभी गंदी थी।
अब माओ माओ बिल्ली को अपने क्लिनिक ले जाती है ताकि उसे साफ कर सके। माओ माओ को अजीब लगता है क्योंकि पैलेस में कोई भी पेट रखने की परमिशन नहीं थी और उन पेट्स को न्यूट्रल भी किया जाता था। माओ माओ चाहती थी कि वो उस बिल्ली को बात दे, मगर शायद ऐसा पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो उसे साफ करने लगती है और फिर ऑयल की हेल्प से उसके फ्लीज को भी मारने की कोशिश करती है। फिर वो उसे गोट मिल्क देती है। उस बिल्ली को इस तरह खाते देख के उसे बहुत अच्छा फील होता है। उसी रात किंग जेड पेविलियन आता है और माओ माओ से कहता है कि उसने डिसाइड किया है कि वो इस बिल्ली को एज अ पेट रखेगा और इस सब के लिए माओ माओ ही रिस्पॉन्सिबल होगी। किंग को अपनी बेटी लिंगली से बहुत प्यार था। अब माओ माओ बिल्ली को साफ करती है और उसे एक बार फिर से मिल्क पिलाती है ताकि उसकी हेल्थ इम्प्रूव हो सके और साथ में उसे श्रेडेड चिकन भी खिलाती है और फिर उसे एक सैंडी बॉक्स में रेस्ट के लिए रख दिया जाता है।